जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह करके ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह करके ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने इंटरमीडिएट की नागरिक शास्त्र में जो इसका पहला खंड है उसको पढ़ रहे हैं। समकालीन विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर चल रहा है, जिसमें आपने शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चला, इसके उदय के कारण क्या थे, शीत युद्ध में जो द्विध्रुवीयता क्या है, शीत युद्ध के घटनाएं क्या हैं, इसके साथ साथ आपने शीत युद्ध में जो है तनाव शैथिल्य पढ़ा है, शीत युद्ध के अंत की प्रक्रिया को पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इनको गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने में योगदान किसका रहा, इन सारी चीजों को हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो शीत युद्ध है उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन अपना कहाँ तक रोल रखता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी शुरुआत तो आधारशिला तो 1950 में ही रख दी गई थी, लेकिन 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में जो है इसके लिए एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में, बांडुंग शहर में जो सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन में एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोग शामिल थे। इसमें सिद्धांतों को भारत व चीन के मध्य 1954 में एक हस्ताक्षरित पंचशील समझौते में भी इसके सिद्धांतों को शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ इसकी शुरुआत हम 1960 से मानते हैं, जो ये सिस्टम में रहा। शीत युद्ध काल में विश्व का विभाजन दो गुटों में था। शीत युद्ध विश्व शांति के लिए हानिकारक भी था। इसके अलावा शीत युद्ध में उपजे तनाव की स्थिति गरीब देशों के विकास के लिए उचित नहीं थी। द्विध्रुवीयता के इस युग में गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, उपनिवेशवादी शासन से मुक्त एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील जो देश थे उन देशों का एक आंदोलन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में ऐसे गरीब और विकासशील देश सम्मिलित थे जो लंबे उपनिवेशवादी शासन से मुक्त हुए थे। इन देशों को तीसरी दुनिया अथवा तीसरा विश्व के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व में विकसित पूंजीवादी देशों की गणना की जाती है, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय सहयोगी शामिल हैं। दूसरे विश्व में विकसित साम्यवादी देशों को शामिल किया जाता है। इसमें साम्यवादी व्यवस्था वाले पूर्वी यूरोप के देशों तथा पूर्वी जो है सोवियत संघ को शामिल किया जाता है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में तीसरी दुनिया के देशों का नाम जो है उसे हम ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई, लेकिन इसकी आधारशिला 1950 में रखी गई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलनों में देखा जाए तो गुट निरपेक्ष देशों ने अपनी
व्यापक राष्ट्रीय हितों जैसे विकास, स्वतंत्रता और विश्व शांति की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर जोर दिया। इसकी आधारशिला जो मैंने आपको बताया है 1955 के इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में संपन्न एशियाई अफ्रीकी देशों के शिखर सम्मेलन में रखी गई थी और उसी के सिद्धांत जो थे उनसे ही 1954 में जो चीन और भारत के बीच में पंचशील समझौते हुए थे उसमें कुछ चीजें शामिल की गई थी। इन प्रयासों में 3 जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनका योगदान रहा है। वो कौन कौन से हैं? पहला है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल जो थे गयूम नासिर थे, तीसरे यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे। यानी 3 लोगों का विशेष योगदान इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में रहा है। अब हम पढ़ते हैं शिखर सम्मेलन। यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका संस्था है शिखर सम्मेलन की। ये शिखर सम्मेलन जो होते हैं ये इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। तो इसमें इनके प्रयासों से यानी तीनों लोग जो थे नेहरू जी और नासिर और टीटो, इनके प्रयास से गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन जो है वो कब हुआ? 1961 में। कब हुआ? 1961 में पहला शिखर सम्मेलन जो है बेलग्रेड में हुआ। कहां पे हुआ? बेलग्रेड में पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। कितने सदस्य देश शामिल हुए थे? 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। वर्तमान में 120 सदस्य देश हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य देश हैं? 120 वर्तमान में सदस्य देश शामिल हैं। इनकी सदस्य संख्या 120 हो गई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की शिखर संस्था जो मैंने आपको बताया शिखर सम्मेलन है, शीर्ष संस्था जो है, इसमें प्रत्येक सदस्य देश का शासनाध्यक्ष जो होता है वो इस सम्मेलन में भाग लेता है। शिखर सम्मेलन सामान्यतः 3 वर्ष में होते हैं। कितने वर्ष में होते हैं? 3 वर्ष में होते हैं। गुटनिरपेक्ष देशों के अब तक के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 18वां शिखर सम्मेलन जो है वो अभी 2019 में अजरबैजान में संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है? अजरबैजान में संपन्न हुआ है। शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य प्रभाव दुर्धुरता की तीव्रता को कम करना था। जो दुर्धुरीकरण था अमेरिका का और रूस का, उसके प्रभाव को कम करना था। वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुद्दे भी बदलते रहे। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देश समकालीन वैश्विक चुनौतियों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, गरीब देशों का विकास आदि पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश हैं वो बहुत सारी चुनौतियां जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, गरीब देशों का विकास, इन पर ध्यान इस समय केंद्रित कर रहे हैं। अगला इसमें है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कर्णधार। यानी जो मैंने 3 लोगों का नाम ऊपर बताया है उसके अलावा और कौन कौन से कर्णधार थे, वो कौन है, उनका भी नाम जान लेना हमारे लिए आवश्यक होगा। यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में किनका विशेष महत्व रहा है। तो सबसे पहला है नाम आता पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका ये 1947 से 1964 तक भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे और विदेश मंत्री भी थे। इन्हें भारत की विदेश नीति का निर्माता भी माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का निर्माता भी माना जाता है। इन्होंने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत की। वह उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा एशियाई एकता तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयासरत रहे, यानी शस्त्रों की होड़ के खिलाफ में थे। इन्होंने विश्व शांति व सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत भी की। क्या किया? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत की। इसके बाद में दूसरा नाम आता है जोसेफ ब्राज टीटो। जोसेफ ब्राज टीटो जो हैं ये 1945 से 1960 के मध्य यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति रहे थे। कहाँ के? यूगोस्लाविया के। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में भाग लिया था। ये यूगोस्लाविया में एकता के संस्थापक थे। काहे के संस्थापक थे? एकता के संस्थापक थे। पहले वह समाज जो कहते हैं ना साम्यवाद के समर्थक थे, लेकिन बाद में ये सोवियत संघ से दूरी इन्होंने अपनी बना ली थी। पहले साम्यवादी थे, बाद में इन्होंने सोवियत संघ से अपनी दूरी बना ली थी। इसके बाद में तीसरा नाम आता है कर्नल गमाल अब्दुल नासिर।
कर्नल गमाल अब्दुल नासिर जो हैं ये 1952 से 1970 तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे। इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया और अरब राष्ट्रवाद तथा समाजवाद का समर्थन किया। इन्होंने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कराया, जिसमें 1956 में तीसरा अरब इजराइल युद्ध हुआ। पश्चिमी देशों ने इस राष्ट्रीयकरण का विरोध भी किया था। जो पश्चिमी देश थे, इन्होंने जो देशों ने राष्ट्रीयकरण जो इन्होंने किया था उसका विरोध भी किया था। उसके बाद में अगला नाम आता है क्वामे एनक्रूमा। क्वामे एनक्रूमा जो हैं ये 1952 से लेकर के 1966 तक पूर्वी अफ्रीका का जो देश है घाना देश, उसके पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने घाना के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। स्वतंत्र घाना में उन्होंने समाजवाद तथा अफ्रीकी एकता का समर्थन किया। वह नव उपनिवेशवाद के विरोधी थे, यानी नव उपनिवेशवाद जो नया उपनिवेशवाद था उसके विरोधी थे। उन्हें 1966 के सैनिक विद्रोह ने उनके पद से हटा दिया था। किसने हटा दिया था? जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1966 का, उसमें क्वामे एनक्रूमा को उनके पद से हटा दिया था। लास्ट में आता है नाम सुकर्णो का। सुकर्णो जो हैं ये 1945 से 1965 तक इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। कहाँ के रहे हैं? इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। इन्होंने इंडोनेशिया के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया और साम्राज्यवाद का विरोध किया था। वे समाजवाद के समर्थक रहे। इन्होंने 1955 में एशिया व अफ्रीका के देशों में जो है बांडुंग सम्मेलन का आयोजन किया। वह 1965 के सैनिक तख्तापलट में हटा दिए गए थे। ये भी 1965 में सैनिक जो तख्तापलट हुआ था उसमें इनको भी इनके पद से हटा दिया गया था। तो ये 5 लोग जो हैं ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कर्णधार हैं। ये 5 लोगों का विशेष योगदान रहा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाने में। अगला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत जो हैं, यानी इसकी जो विशेषताएं, गुण क्या हैं, इनके सिद्धांत क्या हैं, किन चीजों को लेकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलता था, वो सिद्धांत क्या है, वो आपको समझ लेना आवश्यक है। पहला है राष्ट्रों की संप्रभुता, समानता यानी संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करना। ये क्या करते थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। दूसरा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो विश्व शांति तथा सुरक्षा का समर्थक है। क्या करता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति तथा सुरक्षा का समर्थक है, क्योंकि ये दोनों गुटों में यानी द्विध्रुवीकरण से दूर हट करके, यानी जो शीत युद्ध चल रहा था इसमें न तो अमेरिका के पक्ष में रहे ये देश, न ही सोवियत संघ के पक्ष में। तो ये विश्व शांति के समर्थक थे और कहते थे शीत युद्ध में कोई भी देश सुरक्षित नहीं है, तो ये चाहते थे कि विश्व शांति बनी रहे, युद्ध ना हो। इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था विश्व शांति और सुरक्षा का समर्थक माना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए गठित बहुपक्षीय संस्थाओं में विश्वास करता था। ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए गठित बहुपक्षीय जो संस्थाएं थी उनमें विश्वास करता था। जैसे कि आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इन राष्ट्र संघ वगैरह में ये विश्वास करता था। इसके साथ साथ ये जो है अगला पॉइंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश अपने विकास के लिए विश्व शांति को आवश्यक मानते थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश जो थे वो कहते थे कि अपना विकास तभी संभव है जो विश्व में शांति कायम रहेगी। तो ये विश्व शांति के को आवश्यक मानते थे विकास के लिए। अगला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था वो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद का विरोध करता है। आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने अभी बताया है कि क्वामे एनक्रूमा जो थे, जो अफ्रीका के घाना के पहले प्रधानमंत्री थे, वे नव उपनिवेशवाद के विरोधी थे। यानी उन लोगों ने नव उपनिवेशवाद का विरोध किया था। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद व नव उपनिवेशवाद का विरोध करते थे।
साथ ही पराधीन राष्ट्रों की स्वतंत्रता के आंदोलन में ये सहायक सिद्ध होते थे। यानी जो देश पराधीन थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उनका ये लोग समर्थन भी करते थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है ये इनका समर्थन हुआ करता था। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है ये रंग भेद की नीति का विरोधक है। यानी जैसे कि रंग भेद की जो नीति थी उसका ये विरोध करता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। और जातीय समानता का समर्थक है, यानी सभी मानव जाति को एक समान मानता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति के साधन के रूप में निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। यह राष्ट्रों के मध्य शस्त्रों की दौड़ का विरोधी है। ये क्या करता है? निशस्त्रीकरण, यानी शस्त्रों को आगे बढ़ाने पर नहीं बल्कि शस्त्रों को हटाने के पक्ष में है। ये राष्ट्रों के मध्य शस्त्रों की दौड़ का विरोधी है, यानी शस्त्र जो बढ़ रहे हैं, परमाणु बम वगैरह, इनका विरोध करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, अगला पॉइंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन विकासशील व गरीब देशों के मध्य आपसी सहयोग का पक्षधर है, जिसे दक्षिण सहयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण सहयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, 1970 के दशक में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने समानता, न्याय तथा बहुपक्षीय सिद्धांत पर आधारित एक नई विश्व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास भी किया था। क्या किया था? एक नई विश्व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया गया था। और इस प्रयास का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महासभा में इसे 1974 में स्वीकार भी किया गया है। किसमें स्वीकार किया गया है? 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा इसे स्वीकार भी किया गया है। अगला इसका पद छाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का योगदान क्या रहा है। आपको ये भी जान लेना आवश्यक है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ है इसका शीत युद्ध में क्या योगदान रहा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, ये दोनों युद्ध जो गुट थे, चाहे अमेरिका के पक्ष का गुट हो, चाहे सोवियत संघ का गुट हो, इन दोनों में शामिल होकर के आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, यानी दोनों से दूरी बना करके रहते थे। तो पहला तो इसमें यह देखना है शीतकालीन गुटबंदी को सीमित करना, यानी शीत युद्ध के समय जो गुटबंदी थी, जो दो गुट थे, इन दोनों गुटों में न शामिल होकर के एक तीसरे विश्व की स्थापना करना। जब कोई दो लोग लड़ रहे होते हैं, तीसरा व्यक्ति उन दोनों में से किसी में शामिल होकर के नहीं रहता, कहता है हम अगर आप लड़ेंगे तो हम आपके पक्ष में नहीं रहेंगे, तो संभवतः उस युद्ध को टाला जा सकता है। तो शीतकालीन गुटबंदी को सीमित करने का इन्होंने प्रयास किया, क्योंकि देखा जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन ने तीसरी दुनिया के देशों को एक नया विकल्प प्रदान किया, जिससे वह शीत युद्ध की महाशक्तियों की गुटबंदी की राजनीति से दूर रहकर एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सके। इससे शीत युद्धकालीन गुटबंदी व सैनिक गठबंधनों का दायरा सीमित हुआ और दुर्धीरता में शिथिलता आई। 1964 में काहिरा में संपन्न दूसरे गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इसकी सदस्यता की कुछ शर्तें निर्धारित की गई, जिनमें यह कहा गया कि गुट निरपेक्ष देश अपने भूभाग में न तो महाशक्तियों के सैनिक अड्डे स्थापित करने देंगे और न ही किसी सैनिक गठबंधन की सदस्यता ग्रहण करेंगे। यानी उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश हैं, न तो किसी भी सैनिक शक्ति को अपने यहाँ पनपने देंगे, न ही उनके अड्डे को बनाने देंगे और न ही उनकी सदस्यता को हासिल करेंगे। अगला है विश्व शांति की स्थापना का प्रयास। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व शांति की स्थापना का प्रयास किया, क्योंकि ऐसा उनके विकास के लिए आवश्यक भी था। इस आंदोलन ने आणविक और निशस्त्रीकरण तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया, जिससे शीत युद्धकालीन तनाव में कमी भी आई थी। उपनिवेशवाद की समाप्ति से भी शीत युद्ध की राजनीति में तनाव का दायरा कम हुआ था। तो ये विश्व शांति की स्थापना में भी ये जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का विशेष महत्व है। अगला है स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थक। आपको पता होना चाहिए ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करते थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों की स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थक है। इसके सदस्य जो हैं किसी भी गुट के पिछलग्गू होने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गुण दोष के आधार पर राष्ट्रों में स्वतंत्र निर्णय के पक्षधर हैं। बड़ी संख्या में राष्ट्रों द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने के कारण दुर्ध्रुवता की कठोरता में कमी आई है, यानी दो ध्रुवीकरण जो था उसमें इसके चलते कमी भी आई है। तो आपने
गुट निरपेक्षता को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब आप गुट निरपेक्षता के बारे में पूरा अपनी कॉपी पे लिखेंगे भी, ठीक है।